नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली सिविल सेवा में। डेट है आज की 13 सितंबर 2020। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। प्रीलिम मार्क बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन हिंदी में। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जानकारी हमारे इस करंट अफेयर्स सीरीज़ के बारे में। इस वीडियो में हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और PIB आदि सोर्सेज से जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स होती हैं एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव, उनको हम डिस्कस करते हैं। दूसरी बात, इस वीडियो के लास्ट में हम क्विक रिवीजन सेशन भी करते हैं, जिसमें हमने वीडियो में जो भी डिस्कस किया है उसको शॉर्ट टाइम में क्विक रिवीजन के रूप में करते हैं। और आप अगर इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली सिविल सेवा से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में है। अगर बात की जाए इस योजना की, तो इस योजना का जो टारगेट है, सबसे पहले हमें टारगेट याद रखना है। इस योजना का जो टारगेट है वो 2024-25 तक अचीव करना है। कब तक अचीव करना है? 2024-25। यानी अगर बात की जाए, अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था एक BEO का, तो उसमें एक टारगेट पूछा गया था कि भारत को $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनना है, कब तक। तो उसमें भी ऐसे ही ईयर थी 2024-25, तो आंसर उसका 2024 ठीक माना गया। देखो 2024-25 का मतलब होता है, यहाँ पर जो वर्ष दिया हुआ है वो 2024 है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से इस योजना से संबंधित क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अब अगर बात कर ली जाए इस योजना की इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की, तो यह एक अम्ब्रेला योजना है। यानी देखो, अम्ब्रेला योजना का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा छाता होता है, उसमें विभिन्न इस प्रकार से तीलियां लगी हुई होती हैं, तो विभिन्न तीलियों से मिलकर एक अम्ब्रेला बनता है। तो इसी प्रकार से इस योजना के तहत छोटी छोटी सी स्कीम हैं, उनको एक कंबाइंड रूप दिया जाता है, तो उसी को कहा जाता है अम्ब्रेला स्कीम। अगर बात की जाए इसके लाभार्थी की, तो लाभार्थियों में मछुआरे होंगे, मछली किसान होंगे और मछली श्रमिक और मछली विक्रेता। मतलब कि जो भी मत्स्य पालन से संबंधित व्यापार है, उसकी कंप्लीट चेन में जो भी लोग शामिल होते हैं उनको इससे लाभ मिलेगा। और अभी ये चर्चा में क्यों आई है? अभी चर्चा में ये इसलिए आई है कि हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना तथा ई-गोपाला एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। अगर बात की जाए कुछ अन्य इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की, तो यहाँ पर योजना के उद्देश्य दिए हुए हैं। पहला उद्देश्य मछली उत्पादन को बढ़ाना और उत्पादकता को बढ़ाना। देखो, उत्पादन और उत्पादकता दोनों में अंतर होता है, ठीक है। क्या अंतर होता है? उत्पादन का मतलब होता है टोटल प्रोडक्शन और उत्पादकता का मतलब होता है पर यूनिट प्रोडक्शन, कि पर यूनिट प्रोडक्शन या पर यूनिट एरिया में हम कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसको कहा जाता है प्रोडक्टिविटी। और उत्पादन जो कि संपूर्ण प्रोडक्शन को उत्पादन कहा जाता है। उसके बाद गुणवत्ता व स्थिरता लाना, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, फसल कटाई के पश्चात बुनियादी ढांचे को सुधारना, मूल्य श्रृंखला का आधुनिकीकरण करना, कैश टू कंज्यूमर से मत्स्य पालन क्षेत्र में मानक और ट्रेसेबिलिटी लाना, एक मजबूत मत्स्य पालन प्रबंधन ढांचा, मतलब कि एक फिश प्रोडक्शन मैनेजमेंट प्रणाली को डेवलप करना, मछुआरों का कल्याण करना और मत्स्य निर्यात प्रतिस्पर्धा में बढ़ोतरी करना। उसके बाद अगर बात की जाए इस योजना के जो टारगेट हैं वो क्या हैं, इसका टारगेट जो है 2024-25 तक हमें अचीव करना है, और 9% की वार्षिक वृद्धि दर के हिसाब से, मतलब कि एवरेज जो ग्रोथ रेट आए वो कितनी आए? 9%। इस योजना में जो बेस ईयर रखा गया है, 2018-19 को बेस मानकर 2024-25 तक हमें ये टारगेट अचीव करना है 9% की वार्षिक वृद्धि से। अभी वर्तमान में अगर उत्पादन की बात की जाए तो 137.58 लाख मीट्रिक टन उत्पादन होता है। 2018-19 में मछली उत्पादन हुआ था, और 2024-25 में इसे बढ़ाकर हमें करना है 220 लाख मीट्रिक टन। तो ये टारगेट पूछा जाए ये तो संभावना कम है, लेकिन हाँ, आपको एक आइडिया होना चाहिए कि वर्तमान में मछली का उत्पादन 137.58 लाख मीट्रिक टन है। उसके बाद अगर बात की जाए मत्स्य पालन की हमारे GDP में, तो यहाँ पर देखिए आप, सबसे पहले जो निवेश होता है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में, उसका 42% हिस्सा जो है मत्स्य पालन सुविधाओं के लिए निर्माण और विकास के लिए निर्धारित किया गया है।
कौन कौन से फोकस एरियाज़ हैं? फिशिंग हार्बर डेवलप करना, लैंडिंग सेंटर, पोस्ट हार्वेस्ट और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो, मत्स्य उत्पादन के लिए कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मछलियों के लिए प्रतिष्ठित किया जाता है, मतलब कोल्ड स्टोर में स्टोरेज किया जाता है। उसके बाद एक एकीकृत मार्केटिंग ढांचा बनाना, ये सब ठीक। चलते हैं आगे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से संबंधित ही स्वच्छ सागर योजना है। इसमें क्या, देखो इसमें जो फिशिंग एरियाज़ होता है उसको मॉडर्नाइज़ किया जाएगा। सबसे पहले जैव शौचालय को बढ़ावा देना, मछली पकड़ने के लिए जहाज़ों के लिए बीमा कवरेज करना, मत्स्य प्रबंधन योजनाएं, ई ट्रेडिंग मार्केटिंग, मछुआरे एवं संसाधन सर्वेक्षण, राष्ट्रीय आईटी आधारित डेटाबेस। ठीक है, ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्वच्छ सागर योजना के, जो कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत ही कार्यान्वित की जाएगी। उसके बाद सागर मित्र से संबंधित फैक्ट हैं कुछ। सागर मित्र 3477 सागर मित्र बनाए जाएंगे तटीय मछुआरे के गांव से। ये जो डेटा है वो इम्पोर्टेंट है, कितने? 3477। और यहाँ पर आप देखिए, युवाओं को इसमें मौका दिया जाएगा, जिससे कि रोजगार पैदा होंगे और मत्स्य पालन विस्तार सेवा केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। सागर मित्र ये भी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत कार्यान्वित की जाएगी ये स्कीम। उसके बाद अगर बात की जाए, भारत में प्रेजेंट हमने डिस्कस किया था, लगभग 134 लाख मीट्रिक टन के आसपास था इसका उत्पादन। और अगर बात की जाए यहाँ पर वैश्विक उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी की, तो भारत की हिस्सेदारी है 7.73%। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य पालक देश है, सेकेंड, और चौथा सबसे बड़ा मछली निर्यातक देश है भारत। लास्ट ईयर यूपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि पिछले 5 वर्षों में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है, तो आंसर भारत था। तो इस प्रकार से मछली के निर्यातक देश के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भारत का नंबर जो है वो चौथा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद मत्स्य पालन के क्षेत्र में भारत ने 5 वर्षों के दौरान मछली उत्पादन और निर्यात करने में काफ़ी वृद्धि की है, यानी हम इस एरिया में ग्रोथ कर रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है स्वच्छ सागर योजना, जो कि हमने डिस्कस किया, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत ही आती है। इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? इस योजना की मुख्य विशेषताएं ये हैं कि किसानों की आय को दुगना करना जो मत्स्य पालन में लगे हुए हैं, और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 55 लाख रोजगार पैदा होंगे। 2024-25 तक लगभग 70 लाख टन मछली उत्पादन को बढ़ाना है, और फसल के बाद जो नुकसान होता है उसको 25% से घटाकर 10% तक लाना है। फिन फिश हैचरी, बायोफ्लास्क का निर्माण करना, आइस प्लांट्स, पिंजरों की स्थापना, मछली चारा आदि की स्थापना करना भी इस योजना का पार्ट है। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है ई गोपाला एप्लीकेशन के बारे में है। हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ई गोपाला एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। इस एप्लीकेशन को लॉन्च करने का उद्देश्य, या इस एप्लीकेशन का जो उद्देश्य है वो ये है कि प्रत्यक्ष उपयोग के लिए नस्ल सुधार, मार्केट प्लेस और सूचना पोर्टल में सुधार करना। यहाँ पर आप देखिए, ये गाय से संबंधित प्रणाली को भी मॉनिटर करता है। इसके अलावा अभी हाल ही में मत्स्य किसानों के लिए भी पशुधन प्रबंधन के लिए यह एप्लीकेशन काम करेगा, ई गोपाला एप्लीकेशन। यहाँ पर आप गोपाला से कंफ्यूज ना हो जाएं कि ये केवल गाय से संबंधित ही एक्टिविटीज़ करता है। अब ये मत्स्य किसानों के लिए भी पशुधन प्रबंधन के लिए काम करेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें जर्म प्लाज्म की खरीद की जानकारी होगी, बिक्री और गुणवत्ता की जानकारी होगी, प्रजनन सेवाओं की उपलब्धता की जानकारी होगी, और यह सभी सरकारी योजनाओं के बारे में भी अलर्ट भेजेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए अगले आर्टिकल पर, तो अगला आर्टिकल हमारा 5 स्टार विलेज योजना से संबंधित है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा इसको शुरू किया गया है। और इसमें एक एम्बिशियस टारगेट रखा गया है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख डाक योजनाओं की 100% कवरेज करना। जो इंडियन पोस्ट के द्वारा प्रमुख डाक योजनाएं चलाई जाती हैं
उनका 100% कवरेज हो रूरल एरियाज़ में, यानी ग्रामीण क्षेत्र में। योजना के उद्देश्य की अगर बात की जाए तो जन जागरूकता फैलाकर इस अंतराल को कम करना है कि जो लोग, जैसे मान लीजिए ये कुछ स्कीम चलाई जा रही हैं इंडिया पोस्ट के द्वारा, 5 स्कीम्स मान लेते हैं हम, और इनका कवरेज ग्रामीण एरिया में 80% है और शहरी एरिया में 100% है। तो इस प्रकार जो गैप है उसको भी कम करना जन जागरूकता अभियान के द्वारा। और दूर दराज में गाँव में डाक सेवा और डाक प्रोडक्ट पहुँचे, मतलब कि डाक सेवाओं में जैसे हम कह सकते हैं, यहाँ पर 1 मिनट इसको मिटा देते हैं, कुछ स्कीम चलाई जाती हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए महाराष्ट्र में इसे लागू किया जाएगा और 50 गांव में इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे लागू किया जाएगा। 2020-21 के दौरान इन 50 गांवों को कवर किया जाएगा, जिनमें इंडियन पोस्ट की 5 प्रमुख योजनाओं को शामिल किया जाएगा। इसमें होगा क्या, इसमें सभी जो इंडियन पोस्ट के जो प्रोडक्ट होंगे और जो सर्विसेज होंगी उनको ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध कराना, उनकी मार्केटिंग करना, इसके लिए शाखाएं खोली जाएंगी जो वन स्टॉप शॉप के रूप में काम करेंगी। मतलब कि सभी प्रकार की इंडियन पोस्ट की जो प्रोडक्ट हैं और सर्विसेज हैं उनको एक ही जगह केंद्रित किया जाएगा और वहाँ से इनको सबको प्रदान किया जाएगा। उसके बाद अगर बात की जाए टीम की, तो 5 ग्रामीण डाक सेवकों की एक टीम बनाई जाएगी जिसमें मंडल प्रमुख, ये सब आपको नहीं याद रखना है। बस आपको ये याद रखना कि 5 स्टार विलेज योजना किसके द्वारा चलाई जा रही है, तो ये इंडियन पोस्ट के द्वारा चलाई जा रही है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा। उसके बाद जो योजनाएं इसमें शामिल की गई हैं 5, उनके बारे में भी हम जल्दी से देख लेते हैं। बचत बैंक खाते, आवर्तक जमा खाते, NSC या KBP यानी किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि खाते व PPF खाते, भारतीय डाक भुगतान बैंक खाते यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, और वित्त पोषित डाकघर, डाक जीवन बीमा पॉलिसी या ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना खाता। ये 5 योजनाएं हैं जो 5 स्टार विलेज में शामिल की जाएंगी। इनमें से कोई गांव अगर 4 योजनाओं पर सार्वभौमिक कवरेज देता है, यानी 100% कवरेज देता है, तो उसको 4 स्टार का दर्जा मिलेगा। अगर 3 में देता है तो उसे 3 स्टार का दर्जा मिलेगा। और कोई गांव अगर 5 योजनाओं में अपना 100% कवरेज देता है तो उसको 5 स्टार का दर्जा मिलेगा। इसीलिए इस योजना का नाम 5 स्टार विलेज योजना है। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स के बारे में है। RBI ने हाल ही में अनाउंस किया है कि भाई अब डिजिटल पेमेंट इंडेक्स लॉन्च करेगा। इसका काम क्या होगा, यह सूचकांक जो है हमारे देश में डिजिटलीकरण की जो लिमिटेशन है उसको आंकलित करेगा, या उसको, यहाँ पर देखिए आप, भारत में डिजिटल पेमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है और इसके लिए ही RBI मॉनिटर करने के लिए एक इंडेक्स लॉन्च करेगा, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। इसमें होगा क्या, इसमें प्रत्येक बैंक या भुगतान कंपनी जो हैं वो अपने यूजर्स के आधार को यानी बेस को मैप कर सकती हैं। उससे उन्हें यह निष्कर्ष निकालने में मदद होगी, यानी ये रिज़ल्ट निकालने में मदद होगी कि भुगतान करने के लिए लोग किस पेमेंट चैनल का यूज़ अधिक कर रहे हैं या कौन से पेमेंट चैनल अधिक पॉपुलर हैं। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स पूरे देश को कवर करेगा और यहाँ पर देखिए डिजिटलीकरण के स्तर और सीमा को मैप करेगा। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल चैनलों के उपयोग के पैटर्न को भी समझने में ये मदद करेगा। मतलब कि शहरी एरियाज़ में कौन से डिजिटल पेमेंट चैनल यूज़ किए जाते हैं और ग्रामीण एरियाज़ में कौन से डिजिटल पेमेंट चैनल यूज़ किए जाते हैं, इसके बारे में भी हमें यह जानकारी प्रदान करेगा। उसके बाद अगर बात की जाए इसके स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, तो सबसे पहले डिजिटल भुगतान के प्रवेश और गहनता के बारे में सटीकता से आकलन करना, डिजिटल डिवाइड को कम करना, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए एक समिति गठित की गई थी नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में। उसमें इसकी सिफारिश की गई थी डिजिटल पेमेंट इंडेक्स की। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स गरीबी और आर्थिक असमानता में कमी ला सकता है। उसके बाद अगर बात की जाए डिजिटल पेमेंट इंडेक्स की, तो यह एक समग्र स्कोरिंग प्रणाली है। इसमें निम्न एरियाज़ को शामिल किया जाएगा: भूमिका स्वरूप व्यवस्था, लोगों तक पहुंच, जनसांख्यिकी और स्वीकृति संबंधी वृद्धि। उसके बाद अगर बात की जाए इस इंडेक्स के अलावा एक स्वनियामक संगठन गठित किया जाएगा RBI के द्वारा, जिसका नाम होगा सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, और यह एक NGO की तरह काम करेगा।
इसमें होगा क्या, यह स्टैंड अलोन उद्योग पेशेवर नियमों और मानकों को बनाने के और लागू करने की शक्ति प्रदान की गई है इसे। यह डिजिटल पेमेंट के रूप में जो स्टेक होल्डर्स होंगे उनके बीच कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए यह काम करेगा। सेल्फ रेगुलेट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक एनजीओ के रूप में स्थापित किया जाएगा। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है श्री अर्केश्वर स्वामी मंदिर के बारे में है। हाल ही में कुछ मर्डर्स इस मंदिर परिसर में हुए हैं। कर्नाटक में है ये मंदिर और इसीलिए ये मंदिर न्यूज़ में आया था, तो इसको हम जान लेते हैं जल्दी से। यह मांड्या तालुक यानी मांड्या तहसील में है, गोटालू गांव में, और कर्नाटक में है। तो अर्केश्वर स्वामी मंदिर एग्जाम में पूछा जा सकता है कहाँ है, कर्नाटक में है। और इसको स्थापित किया गया था चोलों के समय 12वीं शताब्दी से पहले, और ये द्रविड़ स्थापत्य का मंदिर है। उसके बाद अगर बात की जाए, इसका नाम अर्केश्वर स्वामी मंदिर क्यों पड़ा। 12वीं शताब्दी के आसपास अवारिक नाम के पौधे जो थे वो इसके चारों ओर थे मंदिर के, इसीलिए इसका नाम पड़ गया अर्केश्वर स्वामी मंदिर। और ऐसा माना जाता है कि सांप अगर किसी व्यक्ति को काट लेता है और इस मंदिर में जो प्रसाद मिलता है जिसका नाम है श्रीगंधा तीर्थ, उसको ग्रहण करने से वह व्यक्ति ठीक हो जाता है। मंदिर में विशेष आयोजन कौन कौन से होते हैं, बंसज रथोत्सव, विजयदशमी पूजा। तो इस आर्टिकल में ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये मंदिर कहाँ है और किस स्थापत्य का है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये मंदिर कर्नाटक में है और चोलों के समय इसे स्थापित किया गया था। द्रविड़ स्थापत्य का यह एक उदाहरण है। चलते हैं आगे। आगे क्विक रिवीजन है। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक मछुआरा केंद्रित अम्ब्रेला योजना है जिसका लक्ष्य है 2018-19 को आदर्श वर्ष मानना और अगले 5 वर्षों में 9% की एवरेज वृद्धि प्राप्त करना। यहाँ पर आप देखिए बेस ईयर क्या था, 2018-19 था या 2020 था। तो 2018-19 ही बेस ईयर था और 2024-25 तक ये टारगेट रखा गया है कि 9% की एवरेज वृद्धि हमें प्राप्त करनी है, तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है। उसके बाद श्री अर्केश्वर स्वामी मंदिर गुजरात के सूरत में स्थित है। इसका निर्माण गुप्त शासकों ने किया था। गलत, लास्ट में ही हमने इस आर्टिकल को डिस्कस किया था। ये कर्नाटक में है और मांड्या तहसील में है। वर्तमान में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य पालक है और चौथा सबसे बड़ा मत्स्य निर्यातक देश है। ट्रू स्टेटमेंट है। 5 स्टार विलेज योजना डाक विभाग के द्वारा शुरू की गई है। इसमें गाँव को प्रदर्शन के आधार पर रेटिंग प्रदान की जाएगी। ट्रू स्टेटमेंट है, इसको हमने डिस्कस किया था। उसके बाद ई गोपाला एप्लीकेशन का मुख्य उद्देश्य किसानों के प्रत्यक्ष उपयोग के लिए नस्ल सुधार मार्केट प्लेस और सूचना पोर्टल प्राप्त करना है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाता है। तो आज की डिस्कशन में इतना ही। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल ओनली सिविल सेवा को सब्सक्राइब करें, जिस पर आपको द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और PIB की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को अपडेट किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।